नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यार की एक कहानी ऐसी भी, भाग 3। जब देव की आंख खुलती है तो साक्षी को अपने बगल में देखकर हैरान हो जाता है, पर वो उठकर फ्रेश होने चला जाता है। साक्षी भी उठकर बाहर किचन की तरफ चली जाती है। देव बाहर आकर, देव माँ वो ब्लू शर्ट कहाँ है मेरी? तो माँ साक्षी से बोलती है कि जाओ बेटा देखो उसे क्या चाहिए। साक्षी कमरे में आकर उसे ब्लू शर्ट निकाल कर देती है, जिसे देव गुस्से में आग लगा देता है। देव मेरा सामान छूने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी उसे दूसरा शर्ट निकाल कर देती है। पतिदेव इतना गुस्सा ठीक नहीं है, ये पहन लीजिए और इसे आग मत लगाइएगा। देव शर्ट झटके में हाथ से छीनते हुए, तुम्हारे समझ में नहीं आती बात क्या? साक्षी पतिदेव आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा मुस्कुराइए। देव बिना कुछ बोले तैयार होकर बाहर आता है। साक्षी पतिदेव नाश्ता कर लीजिए, ऐसे भूखे पेट कब तक रहेंगे? देव बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है, पर साक्षी सामने आकर नाश्ता कर लीजिए। फिर देव के पापा भी कहते हैं उसे नाश्ता करने को, पर देव कहता है कि उसे देर हो रही है। साक्षी अपना ही ऑफिस है, 5 मिनट देर से जाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। पापा हाँ देव, बेटे सही कह रही है बहू, बैठकर नाश्ता कर लो। देव को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है। साक्षी और रिया मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। देव तुझे तो मैं बताता हूँ। पापा बेटा हाथ में क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लगी? देव वो कुछ नहीं पापा, शाम को जरा सी चोट लग गई। पापा बेटा ध्यान रखा करो। देव जी पापा, और नाश्ता करने लगता है। देव मन में आज इसे क्या हो गया है, आज से पहले तो एक बार बोलने पर भी कुछ नहीं बोलती थी, पर आज तो जुबान कैंची के जैसे चल रही है। पर मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में? कुछ भी करे मुझे क्या। वो अपना नाश्ता ख़त्म करता है और ऑफिस निकल जाता है। आज शाम को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो जल्दी घर आ जाता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। रात को वो खाना खाने से मना कर देता है, ये कहकर कि उसका मन नहीं है, और सोने चला जाता है। साक्षी जब कमरे में आती है तो देव को बेचैनी से करवट बदलते देखती है। वो तुरंत उसका माथा छूकर देखती है, जो कि काफ़ी गर्म था। पानी और एक कपड़ा लाकर उसके माथे पर पट्टी करने लगती है। तुरंत ही देव की आंख खुल जाती है। देव मैंने कहा था ना कि मेरे पास मत आना। साक्षी आंखों में आंसू लेकर जितनी लड़ाई करनी है कर लो, पर अभी आप लेट जाओ, आपको बहुत तेज बुखार है। देव अरे बुखार ही तो है, कौन सा मर जाऊंगा, और उठकर शराब की बोतल उठाने जाता है, पर बीच में ही लड़खड़ा कर गिरने लगता है। बस साक्षी उसे बीच में ही पकड़ लेती है। साक्षी प्लीज़ देव मत करो जिद, मान जाओ। जाने क्यों अभी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, और बुखार भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो लेट जाता है और साक्षी वहीं पास में बैठकर उसके सर पर पट्टी करने लगती है। कुछ ही देर में उसका बुखार कम हो जाता है और वो सो जाता है। जब साक्षी वहाँ से जाने को होती है तो नींद में ही वो उसके गोद में सर रख देता है, जिस वजह से साक्षी वहाँ से उठ नहीं पाती और पूरी रात वैसे ही बैठी रहती है। आंखों से तो नींद जैसे गायब हो गई हो। बार बार देव का माथा छूकर देखती, कहीं बुखार तो नहीं। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब देव की नींद खुली तो खुद को साक्षी के गोद में देखकर हैरान हुआ, और अलग होते हुए देव वो सॉरी एंड थैंक यू। साक्षी कोई बात नहीं, अब आप कैसे हो? देव कुछ बोले बिना वहां से उठकर नहाने चला जाता है। तब तक साक्षी भी नीचे जाकर उसके लिए चाय लेकर आती है। देव बाहर आने पर साक्षी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। देव नहीं पीनी है। साक्षी पतिदेव ऐसे गुस्सा नहीं करते खाने पीने की चीज़ों पर, देव रख दो वहीं। साक्षी चाय रखते हुए आज ऑफिस मत जाइए, तबीयत खराब है। देव देखो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। साक्षी क्यों, डर लगता है कि कहीं प्यार ना हो जाए मुझसे? देव ख्याल अच्छा है, पर सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। साक्षी रहने दीजिए, वही हम, कम से कम वहाँ तो आप साथ होते हैं। देव बिना कुछ बोले ऑफिस निकल जाता है। रास्ते में उसकी बातों से आज गुस्सा क्यों नहीं आया, क्या हो गया है ये मुझे, और मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? यही सोचते हुए वो ऑफिस पहुँचता है, पर उसका मन
नहीं लग रहा था। ऊपर से उसे बुखार भी था, तो लंच में ही वो ऑफिस से निकल जाता है। घर आकर अपने रूम में लेट जाता है। वहीं साक्षी रिया के साथ मार्केट गई थी। साक्षी, भाभी ये शर्ट कैसी लगी? रिया, अच्छी है, क्या बात है? साक्षी, अरे भाभी पूछिए मत। और उसे सुबह टी शर्ट वाली सारी बातें बता देती है। रिया, ये देव भी ना। साक्षी, गुस्सा तो जैसे नाक पर ही होता है। रिया, पर दिल का बहुत साफ है। और तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही दोनों साथ हो गए। साक्षी, पता नहीं भाभी क्या होगा। रिया, बस उम्मीद मत छोड़ो। साक्षी और रिया फिर शॉपिंग ख़त्म करके घर आ जाते हैं। साक्षी जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ देव को देखकर चौंक जाती है और अगले ही पल उसका माथा छूकर सुबह ही मना किया था, मत जाओ ऑफिस, पर सुननी तो है नहीं इनको किसी की। इसी बीच सिर पर साक्षी की चुअन पाकर देव उठकर बैठ जाता है। साक्षी, सुबह मना कर रही थी, तब माने नहीं, अब चलो डॉक्टर के पास। रिया उसके पास आकर माथा छूते हुए, देव अपनी हालत देखिए, खुद की नहीं सोच सकते तो एक बार परिवार के बारे में सोच कर देखिए। पर देव को तो जैसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो वहाँ से बाहर निकलता है और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने ही वाला था कि साक्षी उसे चाबी ले लेती है। देव, गाड़ी की चाबी दीजिए। साक्षी, आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, वेट कर लीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे, या फिर हम या भाभी आपके साथ चले जाएंगे। देव, हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। रिया, बस बहुत हो गया देव, अब अगर आप नहीं माने तो हम फ़ोन कर रहे हैं। देव, कर दीजिए जिसे भी करना है आपको फ़ोन। रिया, ठीक है, हम कर फिर दिव्या को फ़ोन कर रहे हैं। देव के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। देव, भाभी मान रहे हैं ना आपकी बात, इसके लिए उसे क्यों परेशान करना? रिया, अब आप एक बार में मानते भी तो नहीं, तो ये तरीका ही अपनाना पड़ता है। देव, हम बैठ गए ना भाभी, अब बस। रिया, ठीक है। देव वहीं बाहर सोफे पर बैठ जाता है और सिर पीछे की तरफ टिकाकर आंख बंद कर लेता है। कुछ देर में डॉक्टर भी आते हैं। वहाँ देव को कुछ दवाइयाँ देकर टेस्ट करने को बोलते हैं और शाम में ब्लड रिपोर्ट देने को कहते हैं। रिया, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा तो खा लीजिएगा और दवा भी खा लीजिए। फिर देव, ठीक है भाभी। साक्षी उसके लिए खाना लेकर जाती है और फिर देव खाना ख़त्म करके दवाई खा कर सोने चला जाता है। साक्षी, भाभी दिव्या कौन? रिया, हमारी ननद, देव और अमित की छोटी बहन जो अभी हॉस्टल में है और नेक्स्ट वीक मम्मी पापा के एनिवर्सरी पर आएगी। साक्षी, कब है एनिवर्सरी? रिया, अगले संडे को। साक्षी, भाभी एक बात और, ये दिव्या का नाम सुनते ही देव मान कैसे गए? रिया, जब मिलोगी तो खुद जान जाओगी। साक्षी, अब तो मिलना ही पड़ेगा। साक्षी फिर देव के कमरे में जाती है और वहीं देव के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वहीं सो जाती है। देव जब उठता है तो साक्षी को उसके पास ही पाता है। देव पहली बार उसके फेस की तरफ देखता है, जिसकी मासूमियत को देखकर वह खुद से कहता है, कोई नहीं जानता इसका असली चेहरा, इसकी मासूमियत के पीछे छुपा घिनौना करतूत कोई नहीं जानता। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हें तब तक साथ रखूँगा जब तक तुम खुद परेशान होकर न चली जाओ। और ये भी याद रखना कि जब तक साथ होगी तरस जाओगी प्यार को। जितना तुम्हारी वजह से तकलीफ सही है, सब हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें साक्षी, सब कुछ। अब बारी आई है मेरी। इतना जलील करूँगा तुम्हें कि तुम्हारा रूह तक कांप उठेगा, याद रखना इस बात को। फिर देव वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और मम्मी पापा के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में देव के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है और कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा आराम कर लीजिए और दवा वक्त पर लेते रहिए। रात को खाने के बाद देव अपने कमरे में जाता है और लैपटॉप खोलकर काम करने लगता है। कुछ देर बाद साक्षी आती है और देव उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर, देव चलो साक्षी, आज तुम्हारी ख्वाहिश
पूरी कर देता हूँ। आखिर कल से तुम भी तो पास आने की कोशिश कर रही हो ना। आखिर तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। और जाकर बेड पर बैठ जाता है। साक्षी वहीं सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। देव, आओ साक्षी, आओ ना, तुम्हारी मुराद भी पूरी कर देता हूँ। आखिर तुम जैसी लड़की को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। आ जाओ, तुम्हारी भूख मिटा देता हूँ। साक्षी, बस देव, बस। अरे क्या हुआ, तुम तो शर्मा रही हो। इसलिए तुम्हारे भाई ने शादी करवाई है ना। रुको, मैं ही आता हूँ तुम्हारे पास। और उठकर साक्षी के पास जाने लगता है, पर वो उसे धक्का देकर उसे अलग हो जाती है। देव वहाँ से उठकर छत पर चला जाता है और वहीं झूले पर सो जाता है। ये साक्षी पूरी रात रोते हुए बिता देती है। दोस्तों, ये स्टोरी का लास्ट चैप्टर था। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं आपके साथ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।